तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पावर इन एसी पढ़ा था और पावर के मैंने 2-3 फॉर्मूले दिए थे। एक तो वी आर एम एस, आई आर एम एस कॉस पाई, आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर, और एक मैंने बताया था कि वी आर के अक्रॉस आर एम एस वैल्यू उसका स्क्वायर अपॉन आर, इतना हमने पढ़ा था। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल है, देखो क्या है। मान लो कोई इंडक्टर है, अगर ये आइडियल है तो फिर इसमें केवल एल होना चाहिए ना, बस हो गया। नहीं है, बताओ। अगर ये आइडियल है तो केवल क्या होना चाहिए, एल होना चाहिए। और ये कब वो होगा बताओ, कब एक्टिव होगा? ये एक्टिव तब होगा व्हेन इसकी जो करंट है वो वेरिएबल हो। क्यों? समझ में आया कि नहीं आया बताओ। जो है, अगर कोई इंडक्टर है और वो आइडियल है तो उसमें केवल एल होना चाहिए, और वो एक्टिव तब होगा जब करंट क्या होगी, वेरिएबल होगी। क्या? गुड इवनिंग स्वाम। और इसकी जो वाइंडिंग का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होना चाहिए, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ वायर, रेजिस्टेंस ऑफ वायर वो कह लो, आर कह ले रहा हूं मैं, ठीक है। ये 0 होना चाहिए। बताओ ये बात क्लियर है कि नहीं है? अगर कोई मान लो आइडियल इंडक्टर है तो उसमें केवल एल होना चाहिए, और वो तब एक्टिव होगा जब करंट वेरिएबल होगी। लेकिन उसके वायर का जो रेजिस्टेंस होना चाहिए क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। लेकिन नॉन आइडियल के केस में क्या होगा बताओ? नॉन आइडियल के केस में उसमें एल भी होगा और आर भी होगा। बताओ कोई डाउट? उज्जवल बता बेटा। जो है एल भी होगा, आर भी होगा। अब सुनो, इसको अगर मैं डीसी में कनेक्ट करूं तो स्टेडी स्टेट में जो करंट होगी, आई डीसी कह दे रहा हूं, वो ये बताओ वी डीसी अपॉन आर होगी या नहीं होगी बताओ? अगर मैं इस इंडक्टर को डीसी में कनेक्ट करूं तो डीसी का मतलब ज्यादातर हम स्टेडी स्टेट की बात करते हैं। क्यों स्टेडी स्टेट की बात करते हैं? तो आई डीसी क्या होना चाहिए, वी डीसी अपॉन आर होना चाहिए। लेकिन अगर इसको मैं एसी में कनेक्ट करूं, उसमें स्टेडी स्टेट वाली कोई बात नहीं होती है, ध्यान रखना। तो उसमें जो आई एसी होगी वो वी एसी अपॉन जेड आना चाहिए। बताओ, ये तो वी ए सी अपॉन जेड नहीं आ गया? बताओ जो है ये हो गया। और यहाँ पे जेड की वैल्यू कितनी होगी? जेड की वैल्यू होगी अंडर रूट ऑफ एक्स एल का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कोई डाउट? बताओ, एक्स एल का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसका मतलब जेड की वैल्यू आर से ज्यादा होगी। क्यों? अगर आप देखोगे तो जेड की वैल्यू क्या होगी, आर से ज्यादा होगी। और बाय द वे यहाँ पे एक्सएल कितना रहा होगा बताओ? एक्सएल की वैल्यू रही होगी ओमेगा टाइम्स एल रही होगी। क्यों? इसका मतलब ये बताओ कि अगर वी डीसी और ए वी ए सी इक्वल हो तो किस में करंट कम मिलेगी बताओ? जो है ये बताओ, अगर वी डीसी और वी ए सी इक्वल हो तो किस में तुम्हें कम करंट मिलेगी बताओ? जो है एसी में कम मिलेगी। नहीं है? इसका मतलब वी डी सी
और वी ए सी अगर इक्वल हो तो जो आई ए सी होगा इट इज लेस देन आई डी सी। ये लेकिन एक बच्चों वाली बात बताओ कि इसमें जो मैं ये वाली वैल्यूज कह रहा हूँ ना, ये वाली जो वैल्यूज कह रहा हूं मैं, इसका मतलब ये आरएमएस वैल्यूज की बात कर रहा हूं। क्यों? नहीं, जब कुछ मेंशन नहीं किया जाता है। क्यों? जब कुछ भी मेंशन नहीं किया जाता है तो इसका मतलब कौन सी वैल्यूज होती है बताओ, जो है आरएमएस वैल्यूज होती है। एक बार दोबारा सुन लो। नॉन आइडियल इंडक्टर में एल भी होता है, आर भी होता है। जब आप डीसी में कनेक्ट करोगे तो केवल आर आएगा, लेकिन अगर एसी में कनेक्ट करोगे तो एक्सएल भी आएगा, आर भी आएगा, वो मिला के जेड हो जाएंगे। तो एसी में जो जेड होगा वो ज्यादा होगा, मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगा। तो इसका मतलब वी डीसी और वी एसी अगर इक्वल हो तो फिर आपको एसी में करंट क्या मिलेगी? कम मिलेगी। ये क्या? एक एग्जांपल देख लो तब और क्लियर। तन्मय, समझ में आ रहा है बेटा तेरे? ये बता। सोहम, तूने पिछले लेक्चर्स कर लिए सारे? पिछले लेक्चर्स कंप्लीट है बेटा? ठीक है, अब एग्जांपल देखो। एक इंडक्टर है, उसको 20 वोल्ट डीसी में कनेक्ट किया तो तुम्हें 5 एम्पियर की करंट मिलती है। और जब तुमने इसी को 20 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी में कनेक्ट किया तो बताओ करंट ज्यादा मिलनी चाहिए, कम मिलनी चाहिए? बच्चों वाली बात। 20 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी में कनेक्ट किया तो क्या मिलनी चाहिए? कम मिलनी चाहिए। तो तुम्हें 4 एम्पियर की करंट मिल रही है। समझ में आ गया? तब तुम्हें 4 एम्पियर की करंट मिल रही है तो तुमसे पूछता है कि एल इक्वल टू कितना होगा। अब बस दो इक्वेशन लगा दो सीधे सीधे। आई डी सी इक्वल टू वी डी सी अपॉन आर। आई डी सी हो गया 5, वी डी सी हो गया 20 अपॉन आर। तो इसका मतलब यहां से रेजिस्टेंस पता चल गया 4 ओम आ गया। क्यों? ये तो ये आ गया। आई थिंक मेरे ख्याल से क्लियर होगा। रेजिस्टेंस 4 ओम आ गया। अब चलते हैं आई ए सी। आई ए सी होगा वी ए सी अपॉन जेड, और ये होगा वी ए सी अपॉन अंडर रूट एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ पे जो एक्सएल होगा वो ओमेगा एल होगा, और जो ओमेगा होगा वो 2 पाई एफ होगा। क्यों? सिंपल कैलकुलेशन है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब वैल्यू रख देना, बस हो गया। पीयूष, समझ में आ रही बात बेटा? जो है वी आई ए सी रख देगा 4 एम्पियर, वी ए सी रख देगा 20, आर हम निकाल चुके हैं 4 ओम, और एफ हम निकाल चुके हैं 50 हर्ट्ज। क्यों दे रखा है जो है 50 हर्ट्ज। तो यहां से एल फाइंड करेंगे। फाइंड, कोई डाउट है तो बता दो, कोई भी डाउट है तो बता दो बेटा जो है। ये अब लास्ट में चलते हैं। हमने एक्चुअली ना सीरीज सर्किट तो पढ़ा, लेकिन पैरेलल सर्किट नहीं पढ़ा। थोड़ा सा एक पैरेलल देख लेते हैं, बस हो गया। उसके बाद तुम्हारा एसी हो गया खत्म।
रे ऑप्टिक्स, सबसे पहला कर देते हैं क्या, छुट्टी थोड़ी करें, क्यों? तू बता, कहता है तो मेरा क्या, मैं तो छुट्टी कर दूंगा, उसमें क्या है, मेरे को कोई वो नहीं है। तू कहता है तो मेरे को, मैं कोर्स को दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च तक खींच लेता हूँ जो है। तू कह तो जो है, नहीं नहीं कह तू जो है क्या उसमें, मैं मार्च तक खींचता हूँ जो है, आराम आराम से गप्पे मारूं, बाकी टीचर्स की तरह मैं भी गप मारूं। तो यही चाहता है कि बाकी टीचर्स की तरह मैं भी गप मारूं, लंबी लंबी छोड़ूं। हाँ हाँ हाँ, है ना। तो अब चलते हैं, सबसे पहली बार तुम्हें एक तो इसमें मिलेगा ना, हमेशा आईपीसी मिलेगा बेटा जो है। आईपीसी याद है क्या है? इंडिपेंडेंट पैरेलल सर्किट। अब एग्जाम्पल से ही तुम्हें समझ में आ जाएगा, बस हो गया, और कुछ नहीं है। खाली इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, सीधे सीधे एग्जाम्पल ही कर लेते हैं। ये हो गया। ये हो गया R1 C R2 L, ठीक। इसको एक काम करता हूँ, 30 ओम ले लेता हूँ, और इसको ले लेता हूँ XC दे देता हूँ सीधे सीधे 40 ओम। तो ऑब्वियस सी बात है, ये XC कितना रहा होगा, 1/ओमेगा C के इक्वल रहा होगा। ये हो गया। और ये 10 ओम ले लेता हूँ, और इसमें ले लेता हूँ 0.1 हेनरी, और V तुम्हें दिया हुआ है 200 साइन 100t, ये दिया हुआ है। अब इसका पूरा पोस्टमार्टम कर लेते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं कि इसमें कौन कौन से टाइम के फंक्शंस होंगे, उससे पूरा ही हो जाता है ना, पोस्टमार्टम में सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं बेटा जो है। सबसे पहली बात, इसमें जो टाइम के फंक्शंस होंगे, एक तो V हो गया, एक VR1 हो गया, एक VR2 हो गया, एक VC आ गया, एक VL आ गया, और भी कुछ होगा। देखो यहाँ पे करंट I है मान लो, और यहाँ पे करंट I1 है, और यहाँ पे करंट I2 है। I हो गया, I1 हो गया, I2 हो गया। बताओ इतने टाइम के फंक्शन होंगे कि नहीं होंगे? बताओ बेटा, टाइम के फंक्शंस तुम्हें इतने दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? बताओ जो है। ये हो गया। अब चलते हैं दूसरी बात। ये बताओ, अगर मैं फंक्शंस की बात करूं, तो जो आई फंक्शन होगा वो I1 प्लस I2 फंक्शन होगा। बता दो, बिल्कुल। कहीं पे अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ बेटा, बताओ। फंक्शंस की बात अगर करूं तो ये होगा, पता नहीं होगा, बता जो I इक्वल टू I1 प्लस I2 होगा। और V जो फंक्शन होगा वो VR1 प्लस VC भी होगा, और VR2 प्लस VL भी होगा। बताओ ये समझ में आई बात या नहीं आई बेटा?
ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई बेटा, बताओ ये। ठीक, लेकिन सारे फंक्शन साइनूसॉइडल है, ऑल साइनूसॉइडल। इसका मतलब ये मिलके इसके इक्वल जो बनेगा, या फिर ये मिलके इसके इक्वल जो बनेगा, या फिर ये दोनों मिलके इसके इक्वल जो बनेंगे, उसमें कौन सी मेथड यूज होगी बेटा? बताओ कौन सी मेथड यूज होगी, बताओ बताओ बेटा, कौन सी मेथड यूज होगी इसमें? हाँ, उसमें होगी वेक्टर मेथड। तो इससे बढ़िया पीयूष तेरे को कोई वो मिलेगा बेटा, ये बता जो है प्रोफेशन। उसमें होगी वेक्टर मेथड बेटा जो है, समझ गए ना, उसमें होगी वेक्टर मेथड। और तुम जानते हो कि एम्पलीट्यूड्स वेक्टर मेथड से ऐड होते हैं जो है, एम्पलीट्यूड्स आर एडेड बाय वेक्टर मेथड। अच्छा पीयूष, तेरे को एक बात बताऊं, मेरे पापा भी जो है ना, पापा मम्मी दोनों टीचर थे। तो अब वो 86 प्लस के हैं जो है, टचवुड काफी यंग टाइप के हैं। तो वो भी पता है, कई बार वो अभी भी जो है ना, वो जॉली मूड में रहते हैं जो है ना। कई बार मुझे लगता था, जो मैंने कहा यार इनकी इतनी एज हो गई है ना, 86 प्लस हो गई जो है, तो अभी भी ये उसी टाइप से रहते हैं जो है ना। तो उसके पीछे रीजन ना उनका प्रोफेशन भी है जो है। टीचर असल में कभी भी बुढ़ा नहीं होता जो है, समझ में आई बात? यूज, टीचर कभी बुढ़ा नहीं होता अगर वो वैसे रहा हो, हाँ सही टाइप का टीचर रहा हो, तो कभी बुढ़ा नहीं होता जो है। अब तो समझ ही रहा होगा, मेरे पिताजी हैं तो मेरे वही रहेंगे जो है। तो ये समझ में आ गया बेटा जो है। तो फंक्शंस जो है क्या होंगे बेटा, सारे साइनसोइडल होंगे, तो ये होंगे जो है। अब चलते हैं तीसरी बात। अब जरा फेज डिफरेंस की बात भी कर लेते हैं, मजा आएगा। उज्जवल तू तो जानता है, तेरे पापा भी तो टीचिंग में है, तू तो जो है जानता ही है। फेज डिफरेंस, हाँ बताते हुए चलना। दिमाग में बना लो, क्योंकि मेरा तो दिमाग तुम जानते हो कंप्यूटर से ज्यादा तेज चलता है। एक बार मैंने देख लिया तो फोटोग्राफिक मेमोरी है मेरी जो है। हाँ, तो मेरी तो है फोटोग्राफिक मेमोरी बेटा जो है। तुम बताना जो है, बस दिमाग में बैठा लो, ये फिगर दिमाग में बैठा लो जो है, फिर पूछता जाऊंगा मैं तुमसे जो है, समझ गए ना। मेरी तो है फोटोग्राफिक मेमोरी। तुम याद करो बेटा, ये बताओ जो है, कर ली याद, कर ली फिगर याद कर ली? कर ली ना? हाँ, अब बताओ बेटा जो है, तब मानो I1 और VR1, इसमें बताओ फेज डिफरेंस कितना होगा? I1 और VR1। अबे उल्लू गधा, तू तो टीचर का कर देगा सत्यानाश। 0 डिग्री, तू कर देगा टीचर का सत्यानाश बेटा जो है। ये होगा 0 डिग्री। क्यों? और इसी टाइप से बताओ I2 और VR2, बताओ ये भी कितना होगा? ये दोनों सेम पेज में होंगे ना बेटा जो है, ये भी 0 डिग्री होगा। I1 और VC, तन्मय बता, समझ में आ रहा है तेरे, नहीं आ रहा है, ये बता बेटा जो है। I1 और VC में कितने का फेज डिफरेंस होगा बता जो है? 90 डिग्री। लेकिन इसमें कौन लीड करेगा बताओ जो है? I1 और VC में कौन लीड करेगा जरा बताओ? I1, I1। पीयूष तू भी कर देगा सत्यानाश बेटा जो है, ठीक है, तू भी कर देगा सत्यानाश। और ये बता, I2 एंड VL, बता इसमें कितने का फेज डिफरेंस होगा? 90 डिग्री। और ये इसमें कौन लीड करेगा? I1 लीड करेगा बेटा, ये कह रहा हूं मैं।
I1 लीड करेगा, तो इसमें कौन लीड करेगा जरा बता जो है, VL ये लीड करेगा। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा बता, पीयूष बता याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा, बता जो है क्लास चल। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बता बेटा बताओ, I2 और VL बताइए क्लियर हो गया पीयूष, ये हो गया। अब चलते हैं फोर्थ, ये बताओ कि सर्किट 1 जिसमें R1 और C था, और सर्किट 2 जिसमें R2 एंड L था, वो बताओ आईपीसी बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। तो बस हो गया, दोनों सर्किट को अलग अलग डील करो, उसमें क्या है फिर क्या प्रॉब्लम है, दोनों सर्किट को बिल्कुल अलग अलग डील करो। तो सबसे पहले मैं चलता हूं सर्किट 1 में, देखना बिल्कुल अलग, उसका सर्किट 2 से कोई मतलब नहीं है। मेरे ख्याल से इसमें R1 जो दिया था मैंने 30 दिया था, XC मैंने दिया था 40, इसका मतलब जो Z होगा वो अंडर रूट ऑफ R1 स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर, ये 50 आएगा। इसका मतलब I1 की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो Z1 कह दे रहा हूँ, V0 अपॉन Z1 200 अपॉन 50 4 एम्पियर। बता ये क्लियर है या नहीं है, बताओ बेटा। सर्किट 1 की जरा वैल्यूज देखो बेटा, ये क्लियर है कि नहीं है। समझ में आ गया ना, सर्किट 1 बिल्कुल अलग से है। अब ये बताओ कि इसमें कौन लीड करेगा, I1 और V में बताओ कौन लीड करेगा जो है, इसमें I1 और V में कौन लीड करेगा बेटा, ये बताओ जो है। I1 लीड करेगा, I1 लीड्स। और ये बताओ cos फाइव, फाइव 1 कह दे रहा हूं चलो, ये R1 बाई Z1 लिख दूं, कितने एंगल से लीड करेगा बताओ जो है। cos फाइव 1 इक्वल टू कितना लिख दूं बताओ, R1 बाई Z1 लिख दूं, क्यों, और R1 हो गया 30, Z1 हो गया 50, इसका मतलब 5 1 वो 53 डिग्री हो गया। कोई डाउट उज्जवल, बता बेटा जो है, इसमें कोई डाउट, 53 डिग्री हो गया। इसका मतलब जो I1 फंक्शन बना, I1 फंक्शन बना, मैक्सिमम वैल्यू तो ये है उसकी 4 साइन 100t प्लस 53 डिग्री। बताओ कोई डाउट है तो बोल दो बेटा जो है, बताओ। बताओ इसमें कोई भी डाउट है तो बता दो बेटा जो है। I1 फंक्शन मैंने तुम्हें पूरा बना दिया, कैसे बनेगा जो है, ये तो I1 हो गया। अब चलते हैं सर्किट 2। अच्छा ये बातें तो खैर बाद में होती रहेंगी, ठीक है। सोहम तू ये बता, तेरे को आज तक ऐसा कोई टीचर मिला, ये बता जो है, सही बताना, दिल से बताना बेटा जो है, ऐसा कोई टीचर तेरे को मिला, ये बता, ये तो फिजिक्स फिजिक्स तो होता रहेगा, ये बता जो है, तेरे को मिला, सही दिल से बताना, फिजिक्स का ऐसा टीचर तूने देखा कहीं जो है, नहीं देखा ना, हाँ। तो ये कहा करना, तू 10 जगह कहा कर, ऐसे खाली यहाँ पे आके मेरे से कह देता है जो है, तो मेरे से मत कहा कर, चुपके से मत कहा कर मेरे से जो है ना। तो अब चलते हैं सर्किट 2 में, ये बताओ इसमें जो R2 है, हाँ पूरा पे लिख, यूट्यूब में वीडियो डाल, है ना, और
जगह जगह क्या कहते हैं उसको, जो भी सोशल मीडिया है सब जगह जो है वहां कर ये सारे काम कर जो है। तो देख R2 हो गया 10 ओम, और यहाँ पे जो XL हो गया वो ओमेगा L, और ओमेगा था 10 और L था 0.1। क्यों? इसका मतलब 10 ओम आ गया। तो यहाँ पे जो Z2 आया वो अंडर रूट ऑफ R2 का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, तो वो 10√2 आ गया। हाँ, इसका मतलब I2 की जो मैक्सिमम वैल्यू हो गई, अबे यार तुम लोग ना, अब बता, अब बता, सही है? अब तो सही है। अब ये बताओ कि I2 की जो मैक्सिमम वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई बेटा, ये बताओ जो है। ये हो गई V0 अपॉन Z2, और V0 था 200 अपॉन 10√2। तो कितना हो गया भाई दबे? 10√2 ही आ गया मेरे ख्याल से। क्यों? सही है, जरा चेक करना। हाँ वो कर दिया, ओमेगा तो मैंने 100 कर दिया। ये जरा देखना, 10√2 आ गया, ये आ गया। I2 की मैक्सिमम वैल्यू आ गई। ठीक, अब ये बताओ इसमें कौन लीड करेगा? बताओ I2 और V में अगर मैं देखूं, I2 एंड V, इसमें कौन लीड करेगा बेटा जो है? V विल लीड। और मैंने तुमसे कहा था मेरे को cos फाई वाला फॉर्मूला ज्यादा अच्छा लगता है। क्यों? cos फाई 2 इक्वल टू R2 अपॉन Z2। इसका मतलब 10 अपॉन 10√2। तो ये आ गया, यहां से जो फाई 2 आ गया वो 45 डिग्री आ गया। कोई डाउट? बताओ, ये हो गया 45 डिग्री। इसका मतलब जो मैं I2 फंक्शन लिखूंगा, I2 फंक्शन हो जाएगा 10√2 साइन 100t माइनस 45 डिग्री। ये माइनस होगा 45 डिग्री। बताओ कोई प्रॉब्लम है तो बोलो बेटा जो है, बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है? 10√2 साइन 100t माइनस 45 डिग्री, ये हो गया। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, सर्किट 1 एंड सर्किट 2 क्लियर हो गए होंगे। ठीक, अब सुनो। अब मान लो तुम कहते हो कि यार आई कितना हुआ, आई फंक्शन। तुम मेरे से कहते हो कि ये कितना हुआ, तो आई की वैल्यू मैंने तुमसे कहा था I1 प्लस I2 होगी, ये बोला था। और I1 कितना था सुनो, ये था 4 साइन 100t प्लस 53 डिग्री, और I2 था 10√2 साइन 100t माइनस 45 डिग्री। समझ में आ गई बात? ये था। तो हम कैसे करते थे याद करो बेटा, इसको 100t ले लिया हमने, 100t इधर ले लिया, ध्यान से देखना। ये हो गया वेक्टर मेथड से ना। तो एक 4 का वेक्टर मैं इधर को लगा दूंगा, 53 डिग्री में, और 10√2 का वेक्टर इधर लगा दूंगा, 10√2। इसका वेक्टर इधर लगा दूंगा कितने पे बताओ जो है, ये 45 डिग्री पे। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, इसका और इसका जो भी रिजल्टेंट होगा,
वो आई नॉट बनेगा। बताओ क्लियर है या नहीं है? बताओ बेटा। इन दोनों का जो भी रिजल्टेंट होगा वो आई नॉट बनेगा। बताओ क्लियर है कि नहीं है? बताओ जो है। ठीक। अब थोड़ा सा रिजल्टेंट निकालने के लिए थोड़ा वेक्टर याद कर लेते हैं। सुन लो, 10√2 के दो कंपोनेंट कर लेता हूँ। 10 इधर आ गया, 10 इधर आ गया, ये हो गया। 4 के भी दो कंपोनेंट्स कर लेता हूँ। तो 4 का ऊपर को जो कंपोनेंट आएगा वो 4 इंटू 0.8 आएगा। क्यों? ऊपर को आएगा 4 इंटू 0.8, और 4 का इधर को जो कंपोनेंट आएगा 4 इंटू 0.6 होगा। बता जोशी, जोशी बता बेटा, ये समझ में आया कि नहीं आया? 4 इंटू 0.6। तो अल्टीमेटली क्या होगा देख, इधर को जो बनेगा ये बनेगा 2.4, 12.4 तो ये आ गया, 12.4 तो ये बन गया, और उधर बन गया कितना? 3.2, 6.2, 6.2 इधर आ गया। बता, बता क्लियर है? अरे ठीक है यार, तुम बच्चों वाली बात में मेल को फंसा देते हो जो है। तो ये बन गया 6.8 बन गया। क्यों 6.8 बन गया? अब ये बता, इन दोनों का रिजल्टेंट ये निकाल लोगे ना, ये आई नॉट और ये निकाल लोगे? ये बताओ बेटा, ये बताओ जो है, ये तो बन जाएगा आई नॉट, और ये बन जाएगा फाइव। मान लो ये भी निकाल लोगे मेरे ख्याल से, इतना तो मैं एक्सपेक्ट करता ही हूँ कि तुम ये निकाल ही लोगे, आई नॉट और फाइव। तो लास्ट में आई फंक्शन कितना लिखोगे बताओ जो है? आई फंक्शन को लिखोगे आई नॉट साइन 100t -5। बताओ कोई डाउट है? बताओ बेटा जो है, ये बताओ लास्ट में सब निकालने के बाद तुम आई को कितना लिखोगे? बताओ, आई नॉट साइन 100t -5 लिखोगे कि नहीं लिखोगे? ये हो गया बस। क्लियर हो गया बिल्कुल? ये बताओ, कोई भी कहीं भी डाउट है तो बताओ बेटा जो है, कहीं भी कोई डाउट है तो बता दो। ठीक है ना? तो ये तुम्हारा हो गया कंप्लीट। अब लेकिन मैं थोड़ा इसमें होम असाइनमेंट दे रहा हूँ तुम्हें, वो जरूर कर लेना तुम, बिना उसके चैप्टर नहीं होगा पूरा। होम असाइनमेंट देखो, v फंक्शन गिवन था, i फंक्शन, i1 फंक्शन, i2 फंक्शन, ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। क्यों नहीं है? तो ये निकाल चुके हैं ना, v फंक्शन गिवन था, i निकाल चुके हैं, i1 निकाल चुके हैं, i2 निकाल चुके हैं। अब तुम्हें ये रह गया vr1, vc, vr2, vl। ये तुम्हारा होम असाइनमेंट है। जैसे कोई सा एक बता देता हूं मैं जो है, ठीक है ना, कोई सा एक बता देता हूं, बाकी तुम कर लेना। जैसे वीसी को अगर देखोगे बेटा जो है, ये बताओ वीसी की वैल्यू इसमें i1, एक सेकंड, इसमें वीसी की मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो i1 की मैक्सिमम वैल्यू इंटू एक्स सी होगा। बताओ क्लियर है कि नहीं है? वीसी की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो i1 की मैक्सिमम वैल्यू इंटू एक्स सी होगी, और i1 की मैक्सिमम वैल्यू 4 एम्पियर थी, और ये मेरे ख्याल से 40 था। क्यों नहीं है? तो ये 40 था, तो इसका मतलब ये 160 वोल्ट आ गई। एक तो ये आ गया। दूसरा, अब ये बताओ i1 और vc में कौन लीड करेगा? बताओ i1 और vc में कौन लीड करेगा बेटा, ये बताओ जो है।
I1 और VC में कौन लीड करेगा? I1 लीड करेगा, ये पहले भी बात हो चुकी है। क्यों? I1 लीड करेगा कितने से? बताओ कितने से? 90 डिग्री से। इसका मतलब मैं VC अगर लिखूंगा तो VC कितना हो जाएगा? देखो 160 साइन 100t प्लस 53 डिग्री। ये तो I1 का फेज एंगल था, इसमें -90 डिग्री कर दोगे। बताओ कोई डाउट है? बताओ बेटा जो है, समझ में आ गया? बताओ VC फंक्शन ऐसा बनेगा, तो बाकी फंक्शन तुम निकाल लोगे? ये बताओ बाकी फंक्शन तुम निकाल लोगे? बाकी फंक्शन तुम निकाल लोगे ना बेटा जो है। ये हो गया। अब दूसरा सुनो, ये फ्री टाइम के काम है। वेक्टर मेथड से फंक्शंस तुम चेक करना। अब क्या चेक करोगे? वेक्टर मेथड से कर लेना, लेकिन फ्री टाइम पे ना, वो एक अच्छी प्रैक्टिस होगी बेटा तुम्हारी जो है। ठीक है ना? वेक्टर मेथड से फंक्शंस में तुम चेक करना कि जो VR1 फंक्शन है प्लस VC फंक्शन है, वो V फंक्शन है, और VR2 फंक्शन प्लस VL ये भी V है। बताओ क्लियर है कि नहीं है? सोम बता बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बता जो है, फ्री टाइम पे ये भी चेक कर लेना कि वेक्टर मेथड से जो फंक्शंस आएंगे उसको चेक कर लेना, ये इसके इक्वल है। अब तीसरी बात, अब चलते हैं वैल्यूज पे। इसमें और इसमें देखोगे, जैसे V0 जो आएगा, अगर वो तुम देखोगे तो वो अंडर रूट ऑफ VR1 इसकी मैक्सिमम वैल्यू का स्क्वायर प्लस VC की मैक्सिमम वैल्यू का स्क्वायर होना चाहिए। बताओ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा? बताओ जो है, V की जो मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए ये होनी चाहिए। और इसी टाइप से दूसरे में अगर देखोगे तो अंडर रूट ऑफ VR2 इसकी मैक्सिमम वैल्यू का स्क्वायर प्लस VL इसकी मैक्सिमम वैल्यू का स्क्वायर, ये इसके इक्वल होना चाहिए। पीयूष समझ में आ रहा है बेटा? ये होता जो है, वैल्यूज अलग हैं और फंक्शंस अलग हैं। ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि उनमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बेटा जो है। वैल्यूज अलग चीज होती है और फंक्शंस अलग चीज होती है। वैल्यूज तो वेक्टर मेथड से, सॉरी, फंक्शंस तो वेक्टर मेथड से ऐड होते हैं। क्यों नहीं है? फंक्शंस तो होंगे वेक्टर मेथड से, और वैल्यूज फिर उसी टाइप से ऐड होती है जैसे वो कहता है। और वैल्यूज में कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती हैं? जैसे एक तो पीक वैल्यू हो गई, और एक आरएमएस वैल्यू कह लो। क्यों? ये कह लो ना, ये आ गया फोर्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन ना, एक्चुअल में एसी का ना एक सबसे बढ़िया पॉइंट ये है कि इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता बेटा क्वेश्चंस में। मतलब तुम बोर्ड के क्वेश्चंस उठाओ या कॉम्पिटिशन्स के क्वेश्चंस उठाओ तो वो करीब करीब मोर और लेस सिमिलर टाइप के होते हैं। तो तुम बस ये कर लेना कि 20 to 30 क्वेश्चंस किसी भी बुक से प्रैक्टिस कर लेना, फ्रॉम एनी बुक। सिमिलर टाइप के होते हैं, ये ध्यान रखना, सारे क्वेश्चन सिमिलर टाइप के होते हैं। बट ये है कि चलो कंपटीशन वाले से ही कर लोगे तो ज्यादा बेटर होगा, ये जरूर कर लेना, तब तुम्हें एसी फिर पूरा कंफर्म हो जाएगा बेटा जो है। और लास्ट में एक पॉइंट और, ये स्कूल्स के लिए है।
फॉर स्कूल्स। अगर तुम बोर्ड दे चुके तो फिर छोड़ देना इसको, अगर बोर्ड दे चुके फिर छोड़ देना, बोर्ड देना है तो देख लेना। एक्चुअल में मैंने यहाँ पे ना तुम्हें वेक्टर मेथड बताई है जो है, वेक्टर मेथड से हम सब चीज कर ले रहे थे, याद है? स्कूल में वही चीज ना फेजर मेथड कहलाती है, फेजर डायग्राम। तो ये तुम्हारा होम असाइनमेंट है, इसको जरूर कर लेना। वही बिल्कुल वेक्टर की तरह होता है, बिल्कुल वेक्टर की तरह होता है, इसको जरूर देख लेना बेटा एक बार जो है। मैंने तुम्हें सारे क्वेश्चंस वेक्टर मेथड से करवा दिए ना, जो फंक्शंस वाले थे। अगर तुम देखो जितने भी फंक्शंस वाले थे वो मैंने वेक्टर से करवा दिए थे। स्कूल में उसको कह देते हैं फेजर डायग्राम कह देते हैं जो है, तो ये जरूर कर लेना तुम। तो ये तुम्हारा एसी हो गया पूरा। अब चलते हैं रे ऑप्टिक्स में। हाँ, इसमें एक काम करते हैं, सबसे पहले ना कुछ जनरल पॉइंट्स पढ़ते हैं जो पूरे रे ऑप्टिक्स में काम आएंगे, उसके बाद फिर आएंगे मुद्दे की बात पे। जनरल पॉइंट्स। सबसे पहली बात, कोई भी जो इमेज होगी वो या तो रिफ्लेक्शन से बनती है, आइदर फ्रॉम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ये तो मानते हो? क्यों? इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, कोई भी इमेज या तो रिफ्लेक्शन से बनेगी या फिर किससे बनेगी, रिफ्रैक्शन से। अच्छा, दोनों बोलने में ना एक जैसे लगते हैं, तो मैं एक काम कर दूंगा कि रिफ्लेक्शन को मैं R1 बोल दूंगा, हाँ, और रिफ्रैक्शन को मैं R2 बोल दूंगा। ये हो गया। अब दूसरी बात सुनो, ये बताओ कि इमेज फॉर्मेशन के लिए कम से कम दो रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे चाहिए कि नहीं चाहिए, बताओ जो है। इमेज फॉर्मेशन के लिए कम से कम दो रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे चाहिए कि नहीं चाहिए, बताओ जो है। बता। क्यों? फॉर इमेज फॉर्मेशन। मिनिमम टू रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड rays are required। पीयूष, बता बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई भी इमेज या तो रिफ्लेक्शन से बनेगी और या फिर रिफ्रैक्शन से बनेगी। क्यों? और इमेज फॉर्मेशन के लिए आपको क्या चाहिए, कम से कम दो रिफ्लेक्टेड या फिर रिफ्रैक्टेड रे चाहिए। क्यों? अब तीसरी बात, ये बताओ कि अगर नंबर ऑफ रेज ज्यादा होंगी तो उससे इमेज पे क्या इफेक्ट आएगा, बताओ। नंबर ऑफ रेज अगर ज्यादा होंगी तो उससे इमेज पे क्या होगा, बताओ जो है। हाँ, क्लियर होगी। उसको इंटेंसिटी भी कह सकता है जो है, मतलब ये कह ले कि इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ इमेज।
ये प्रोपोर्शनल टू है नंबर ऑफ रेज। क्यों? जैसे एक सिंपल सी बात देखो ना, मान लो ये एक छोटा सा लेंस है और एक ये बड़ा लेंस है। अब मान लो यहाँ पे तुमने एक ऑब्जेक्ट रखा, इसकी इमेज यहाँ पे बनी, बाकी सब सेम है, हाँ, ध्यान रखना। उसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा, उसकी इमेज यहाँ बन गई, तो I2 जो होगी वो ज्यादा इंटेंस होगी, मोर इंटेंस। रीजन क्या है? देखो यहाँ पे कम रेज से बन रही है ना, तुम अगर देखोगे तो ये कम रेज से बन रही है। क्यों? और ये अगर तुम देखोगे तो ज्यादा रेज से बननी है कि नहीं बननी है, बताओ जो है। ये हो गया। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ना, जितनी ज्यादा रेज से जो इमेज बनेगी उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। या कह सकते हो पिक्चर क्वालिटी भी तुम कह सकते हो, नहीं है? पिक्चर क्वालिटी ऑल्सो। जैसे दो तीन एग्जांपल बताता हूँ ना, ये आगे भी तुम्हारे काम आएंगे। जैसे एक बात बताओ, जिस रूम पे तुम पढ़ रहे हो बेटा जो है, उसमें तुम एक छोटा सा बल्ब लगा दो, बहुत कम वॉट का, बहुत कम रोशनी दे रहा है मान लो, तो ऑब्वियस ही बात है पढ़ तो लोगे तुम जो है, नहीं है? लेकिन वो मजा नहीं आएगा ना। क्यों उज्जवल, बता। तू बता जो है, अगर तूने कंजूसी में क्या किया, वहां पे बहुत कम वॉट का बल्ब लगा दिया बेटा जो है, पढ़ तो लेगा तू जो है, लेकिन वो मजा नहीं आएगा जो है, नहीं है? बता जो है। अच्छा, वही ज्यादा लाइट होगी तो ज्यादा मजा आएगा, ये कह ले जो है। नहीं, वैसी तू एक चीज देख जो है, कि तू जो है रुद्रपुर के हॉल में एक पिक्चर देखने गया सलमान खान की। रुद्रपुर का जो पुराना सिब्बल है, कौन सा है बेटा जो है, वहां तू चला गया, जो पिक्चर देखने चला गया, रुद्रपुर का एक पुराने किसी हॉल में चला गया पिक्चर देखने जो है। और वही मैंने तेरे को दिल्ली के बेस्ट जो है पीवीआर में देखा, लुल्लू मॉल आ रहा है ना, तेरे को मालूम है लुल्लू मॉल के बारे में जो है? पहले बताओ, लुल्लू मॉल के बारे में मालूम है कि नहीं है जो है तुम्हें? लखनऊ में लुल्लू मॉल आ रहा है, मॉल आ रहा है बेटा जो है, हाँ, लुल्लू मॉल। उसका नाम है लुल्लू मॉल, लुल्लू मॉल। हाँ, इसकी कहानी भी बता दूंगा, आज जीके में हो जाएगी। अच्छा, वही सलमान खान की पिक्चर मैंने तेरे को लुल्लू मॉल में दिखाई बेटा जो है, बिल्कुल मजेदार जो है। तो ऑब्वियस सी बात है, पिक्चर क्वालिटी तेरे को लुल्लू मॉल में ज्यादा अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी, बता जो है? ये था, पिक्चर की क्वालिटी जो तेरे को होगी वो लुल्लू मॉल में ज्यादा अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी? मैं उसकी एसी वेसी की बात नहीं कर रहा हूँ बेटा जो है, एसी वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ। तो वो भी काफी हद तक क्या है बता जो है, वो भी वही इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, बस ये कहते हैं। चलो लुल्लू मॉल के बारे में तेरे को बता देता हूँ। लुल्लू मॉल का जो ओनर है ना, मैं नाम लिख ही देता हूँ ना, जब जी की करनी है तो फिर यार कर ही लेना चाहिए, मेरे को मेमोरी थोड़ा वो रहती है ना। लुल्लू मॉल ओनर, हाँ, यूसुफ अली। ये है यूसुफ अली। ये ना केरला में जो है, केरला का बिजनेसमैन है वैसे, फ्रॉम केरला। और ये शिफ्ट हो गया था सऊदी अरब 72 में, मेरे ख्याल से, आई थिंक 1972 के आसपास। हाँ, समझ गए ना, सऊदी अरब जो है शिफ्ट हो गए थे। तो वहां पे पहले एक छोटा सा, जैसे हमारे नहीं होता, तूने देखा होगा जो कॉलोनी में छोटे छोटे मॉल खुल जाते हैं, छोटी सी दुकान खुल गई ऐसे समझ ले, दुकान फिर धीरे धीरे मॉल में कन्वर्ट हुई, वो उस टाइप से जो है। तो वो धीरे 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 उनका बिजनेस ग्रुप क्या हुआ, बढ़ता चला गया बेटा जो है ना, काफी बढ़ता चला गया। तो वो खैर सऊदी अरब और सऊदी वगैरह में तो है ही है, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कई जगह इनके बहुत बड़े बड़े मॉल है बेटा जो है, ठीक है ना, बहुत ही मतलब ये इंडिया के सबसे बड़ा मॉल बनेगा, मतलब जो है लुल्लू मॉल जो लखनऊ में खुलेगा जो है ना। तो खैर इधर उधर तो खोले ही खोले। उसके बाद फिर केरला में जो है खोले हैं दो तीन।
और मेरे ख्याल से बेंगलोर वगैरह में भी हैं इनके मॉल। तो अभी नॉर्थ में लुलु मॉल यहाँ आ रहा है ना, लखनऊ में आ रहा है, उसमें योगी आदित्यनाथ ने इसका इनॉग्रेशन भी किया था जब खुलने वाला था ये जो है। और लुल्लू वर्ड थोड़ा सा तुम्हें वो लग रहा होगा, एक्चुअल में लुल्लू जो है ना, कुरान में कहीं पे कुछ वो है बेटा जो है, हाँ कुरान में कहीं पे इसका कुछ मतलब होता है, मेरे को एग्जैक्ट मतलब मालूम नहीं है, तो वहां से लिया गया जो है, कुरान में किसी उससे वहां से ले गया। तो एनीवे चलो खैर, तो मैंने तुम्हें ये बताया कि एक पिक्चर तुमने रुद्रपुर के हॉल में देखी और एक पिक्चर तुमने लखनऊ या बेंगलोर के लुल्लू मॉल में देखी बेटा जो है। तो अगर मैं साउंड वगैरह एसी वगैरह को हटा भी दूं तो पिक्चर क्वालिटी तुम्हें नेचुरल से आता है कि लुल्लू मॉल में जो वो थिएटर होंगे उसमें तुम्हें बहुत अच्छी दिखेगी, और वो ड्यू टू इंटेंसिटी कह सकते हो क्योंकि लाइट वगैरह अच्छी पड़ रही होगी। ठीक, अब एक और जीके की बात बताता हूँ, सुनो। अभी तुम्हें मालूम है कि नासा ने एक नया बेटा टेलीस्कोप छोड़ा है, ये अर्थ है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहा है। और यहां तक इसका एटमॉस्फेयर मान लो। तो पहले एक ना हब्बल टेलीस्कोप होता था, पहले एक हब्बल टेलीस्कोप होता था, ये अब रिटायर हो गया, लेकिन ऐसा नहीं कि उसको नीचे ले आया जो अभी भी वो देता है पिक्चरें काफी, इसने बहुत अच्छी अच्छी पिक्चरें दी बेटा जो है ना, काफी अच्छी अच्छी पिक्चरें दी। तो अब इसकी जगह आ गया जेम्स वेब। हाँ जेम्स वेब, अब ये टेलीस्कोप आ गया है बेटा जो इसकी मतलब हब्बल को ही बहुत अच्छा माना जाता था पहले, तो हब्बल की ही बहुत अच्छी थी बेटा जो जेम्स वेब मतलब उससे बहुत ज्यादा हाई है, मतलब मतलब मान लो करीब करीब जस्ट एक रफ बोल दे रहा हूँ कि 100 टाइम्स जो है क्लियर पिक्चर्स में। अब सुनो, अब तुम ये कहोगे कि इसमें जनरल नॉलेज वाली या हमारी यहाँ पे क्या मतलब हो गई तुम एक बात बताओ कि हब्बल टेलीस्कोप या जेम्स वेब, हम उसको थोड़ा हाइट पे लगाते हैं बेटा, तो कभी तुमने सोचा नहीं कि हम उसको हाइट पे क्यों लगाते हैं बेटा जो कभी ये थिंक नहीं किया भाई, अगर मैं अर्थ में लगाता तो ज्यादा बेटर होता ना, कि उसमें कोई खराबी होती कुछ होती तो मैं देख लेता यहाँ पे जो नहीं है, मैं क्यों उसको ऊपर ले जाके इतना रिस्क लेता हूँ, पहले ऊपर ले गए फिर लगाते हैं बेटा जो हाँ तो इसको थोड़ा हाइट लगाते हैं बेटा जो एटमॉस्फेयर के बाहर लगाते हैं, एक्चुअल में क्या है ना, इससे हम बहुत दूर की चीजें देख रहे होते हैं, देख नहीं, बहुत दूर के स्टार देख रहे होते हैं ना, वेरी फार। अब वहां से लाइट वैसे ही बहुत कम आ रही है, नहीं है, एक बात बता, उतनी दूर से लाइट वैसे ही बहुत कम आ रही है, तो एटमॉस्फेयर में क्या होगा बता जो एटमॉस्फेयर में उसकी स्कैटरिंग वगैरह सब कुछ हो जाएगी जो नहीं है, जब वो एटमॉस्फेयर में आएगा तो बहुत स्कैटरिंग वगैरह हो जाएगी। तो इसलिए हम नॉर्मली क्या करते हैं बता जो इसलिए हम उसको एटमॉस्फेयर के बाहर लगाते हैं बेटा जो यहाँ पे लगाते हैं ताकि जितनी भी लाइट आ रही है कम से कम उसको मैं कलेक्ट कर सकूं जो तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ना कि हम क्यों टेलीस्कोप को ऊपर ले जाके लगाते हैं बेटा जो यानी इतना रिस्क क्यों लेते हैं जो तो जहां एटमॉस्फेयर खत्म हो जाता है उसके बाहर लगाते हैं, ये कह ले कि इतनी दूर से वैसे ही कम लाइट आ रही है, उसका जितना मैक्सिमम ले सके वो ले लेंगे। एक तो ये हो गया, ठीक। दूसरी बात, एक और जनरल नॉलेज की बात बताता हूँ। एक ऑब्जर्वेटरीज होती है ना, क्यों ऑब्जर्वेटरी, चलो स्पेलिंग अभी वो हो रही है, कोई बात नहीं। जैसे उज्जवल तू अगर जाएगा तो नैनीताल में भी है बेटा एक ऑब्जर्वेटरी। तो यहां से भी हम क्या करते हैं कि वही दूर की चीजें देखते हैं, ऑब्वियस सी बात है, चलो भाई चलो हम वहां तो नहीं जा सकते जेम्स वे या हबल में तो नहीं जा सकते, क्योंकि चलो अर्थ से ही कुछ देख लें थोड़ा बहुत जो तो ऑब्जर्वेटरी की जो पावर होती है ना, वो इस पर डिपेंड करती है कि कितना बड़ा लेंस तुमने यूज किया, मतलब साइज ऑफ लेंस पे भी बहुत डिपेंड करता है।
और उसका भी यही रीजन है कि साइज ऑफ लेंस पे क्यों डिपेंड करता है बताओ। जितना बड़ा लेंस लोगे, नहीं है, जितना बड़ा लेंस लोगे वो उतना ज्यादा लाइट कलेक्ट करेगा और उतनी बढ़िया इमेज देगा जो है। अब सारी कहानी समझ में आ गई कि नहीं आ गई? लुल्लू मॉल की, हब्बल और जेम्स वेब की, हाँ जेम्स वेब की, और ऑब्जर्वेटरी में लेंस की साइज क्यों डिपेंड करती है जो है, क्योंकि जितनी ज्यादा लाइट से आप बनाओगे इमेज उतनी ज्यादा बेटर क्वालिटी होगी। ठीक। अब उज्जवल तू ये सोच सकता है, अरे यार लेंस का साइज ही है, तो चलो हम एक काम करते हैं, रेगिस्तान में चलते हैं जो है, ठीक है, डेजर्ट में चलते हैं और वहां लो इतना बड़ा जो है लेंस लगा लेते हैं और यहां से देखते हैं और चंद्रमा तुम्हें यहीं पे दिखाई देगा बिल्कुल, ये लो अब खाओ। हाँ भाई, लेंस कौन सा बड़ा महंगा आ रहा है, ग्लास का ही तो बनता है, तू यही सोच रहा होगा ना? नहीं है, तू ये सोच रहा होगा कि अच्छा ऐसी बात है, तो चलो रेगिस्तान चलते हैं, बड़ा सा लेंस लगा लेते हैं, 5 किलोमीटर लंबा लेंस लगा लेते हैं जो है, ठीक है, और उसको मून को ऐसे देखते हैं, खाली फालतू में गए वो जो है, वो कौन थे, नील नील आर्मस्ट्रॉन्ग और वो सब फालतू में गए, यहीं से देख लेते, 5 किलोमीटर लंबा लेंस लगाते आराम से देखते रहते सुबह शाम बेटा जो है। समझ में आई बात? है नहीं है? तो ये तू सोच रहा होगा जो है, तो एक्चुअल में होता क्या है ना, होता यह है कि जब तुम लेंस का साइज बढ़ाते हो तो फिर वो धीरे धीरे अपना नेचर खोने लगता है फिर जो है, और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं जो है। तो तुम्हें फिर उसके बीच में कहीं कंप्रोमाइज करना पड़ता है कि आपका साइज भी वो हो और लेंस लेंस की तरह बिहेव भी करे। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। ऐसा नहीं कि तुम चाहो तो कितना भी बड़ा लेंस बना लो बेटा जो है, उसके बीच में कंप्रोमाइज करना पड़ता है ना, ये कह। भाई तुम एक बात बताओ, जैसे यहाँ से तुम एक बात बताओ, यहाँ से जो है मुंबई के लिए, दिल्ली से मुंबई के लिए कम से कम 50 फ्लाइट होंगी जो है, नहीं है, मिनिमम 50 फ्लाइट होंगी। अब तू सोचता होगा यार 50 फ्लाइट क्या ज़्यादा, एक ही फ्लाइट चलाओ, 50 को सबको जोड़ के जो है पूरा जो है एक बना दो जो है, एक ही फ्लाइट बना दो जो है, उसमें क्या जो है। तो अब वो प्लेन कितना बड़ा हो जाएगा तू खुद सोच जो है। तू एक बात बता कि उसमें और प्रॉब्लम आएंगी कि नहीं आएंगी जो है। प्लेन हो जाएगा, पता लगा 3 किलोमीटर लंबा प्लेन हो जाएगा बेटा यहाँ से जो है ना, 3 किलोमीटर लंबा प्लेन हो जाएगा और पता लगा एक ही टाइम पे भेज पाओगे तुम उसको प्लेन को जो है। अब उसी टाइम पे जो आए तो आए, नहीं तो कोई टाइम की लिबर्टी नहीं है जो है। तो ये प्रॉब्लम्स आ जाती है। ये क्या है टन में। तो तेरे समझ में आ गई बेटा, ये बता जो है, जितनी ज्यादा लाइट से जो है इमेज बनेगी उसकी इंटेंसिटी उतनी बढ़िया होगी, और लेंस जितना बड़ा होगा उतना बढ़िया इमेज देगा, बिकॉज ज्यादा लाइट से बनेगा जो है। ठीक। लेकिन अगर मैं बहुत साइज बड़ा करता चला जाऊंगा तो फिर वो धीरे धीरे क्या करेगा, वो अपना नेचर खोने लगेगा। अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट। अब तुम सुनो कि हम पूरे रे ऑप्टिक्स में ना क्या क्या पढ़ेंगे वो बता देता हूं तुम्हें। देखो, हम प्लेन मिरर पढ़ेंगे, हम कनकेव मिरर पढ़ेंगे, हम कन्वेक्स मिरर पढ़ेंगे, हम एक प्लेन सरफेस पढ़ेंगे जहां से रिफ्लेक्शन होगा, हम दो प्लेन सरफेस पढ़ेंगे, हम एक कन्वेक्स स्पेरिकल सरफेस पढ़ेंगे, एक कनकेव स्पेरिकल सरफेस पढ़ेंगे, हम कन्वेक्स लेंस पढ़ेंगे, हम कनकेव लेंस पढ़ेंगे, हम प्रिज्म पढ़ेंगे, और कभी कभी हम लेंस को पीछे से पॉलिश भी कर देंगे। इतना कुछ हम पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स में। अब तुम कहोगे कि इतनी सारी फिगर्स मैंने क्यों बनाई, आप वैसे ही बता देते कि हम ये पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। तो मैंने फिगर्स इसलिए बनाई कि जहां भी तुम्हें ना पॉलिश सरफेस दिख रही है बेटा जो है, जैसे मान ले लाइट यहाँ पे पड़ी, तो फिर ये वहां से वापस आ जाएगी बेटा, ये ध्यान रखना, बस हो गया। समझ में आ रहा है? जहां भी पॉलिश सरफेस पड़ी तो वहां से वापस आ जाएगी। लेकिन अगर इमेज फॉर्मेशन के लिए मुझे ये रे चाहिए मिरर के पीछे, तो मुझे डॉटेड में बढ़ानी पड़ेगी उसको, ये हो गया। उसी टाइप से मान ले यहाँ पर रे ऐसे पड़ी, तो फिर ये वापस हो जाएगी बेटा, ये ध्यान रखना, ये फिर वापस हो जाएगी, ये ध्यान रखना। और अगर मुझे ये वाली रे चाहिए
इमेज फॉर्मेशन के लिए पीछे, तो फिर मुझे ऐसे बढ़ानी पड़ेगी। कुछ समझ में आ रहा है क्यों बनाई है मैंने ये फिगर्स बेटा जो है? लेकिन रिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होगा। रिफ्रैक्शन में क्या होगा, जैसे यहाँ पर रे पड़ी तो फिर वो दूसरे मीडियम में चली जाएगी जो है, ये हो गई क्या। अब मेरे को ये वाली रे मान ले इधर चाहिए इमेज फॉर्मेशन के लिए, तो इधर मुझे डॉटेड करनी पड़ेगी। फिर तन्मय बता समझ में आया कि नहीं आया? रिफ्लेक्शन में रे ऑफ लाइट वापस आ जाएगी और रिफ्रैक्शन में रे ऑफ लाइट दूसरे मीडियम में चली जाएगी। और अगर मुझे दूसरी जगह रे चाहिए तो फिर मुझे डॉटेड पढ़ानी पड़ेगी, ये कह लीजिए। उसी टाइप से मान ले यहां पर रे पड़ रही है तो ये वापस नहीं आएगी बल्कि ऐसे कहीं चली जाएगी, ये ध्यान रखना। और अगर मुझे ये वाली रे इधर चाहिए तो फिर मुझे इसको डॉटेड करना पड़ेगा, ये कह लीजिए। ये तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा कि रिफ्लेक्शन में रे वापस आ जाएगी और रिफ्रैक्शन में रे क्या होगी, दूसरे मीडियम में चली जाएगी। अब चलते हैं फिफ्थ पॉइंट। एक होता है टोटल स्टेप्स और एक होता है रिड्यूस्ड स्टेप्स। अब ये क्या चीज है सुनो, जैसे मान लो एक लेंस ये है, यहां पे मिरर रखा मैंने और यहाँ पे कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। अब सुनो, ये इधर आया, फिर इधर कहीं आया, फिर इधर कहीं आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया और फिर इधर कहीं आ गया। अब तुम देखोगे ना इसमें टोटल 5 स्टेप्स हो रहे हैं बेटा जो है। देखो सबसे पहले यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, फिर यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, फिर यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, फिर यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है और फिर यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो इसका मतलब इसमें जो टोटल स्टेप्स हो गए वो 5 हो गए। उसमें से केवल जो 3 है, ओनली थर्ड, वो रिफ्लेक्शन है। ये समझ में आ गया? बताओ, रे ऑफ लाइट के साथ 4 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है और एक बार रिफ्लेक्शन हो रहा है, समझ गए ना, एक बार रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये कह ले। लेकिन मैंने 1 और 2 और 4 और 5 को मिला के एक लेंस फॉर्मूला बना लेंगे हम। 1 एंड 2, 4 एंड 5, इसको हम एक लेंस फॉर्मूले में कवर कर लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ देखो, सबसे पहले लेंस पड़ा, फिर मिरर पड़ा और फिर वापसी में लेंस पड़ा। तो इसका मतलब रिड्यूस्ड स्टेप्स कितने हो गए? 3 रह गए। अब समझ में आया कि नहीं आया? उज्जवल भाई बताओ बेटा जो है, अब समझ में आया कि नहीं आया बता जो है। टोटल देखा जाए तो 5 स्टेप्स हैं, 4 बार रिफ्रैक्शन और एक बार रिफ्लेक्शन। लेकिन मैंने तुमसे कहा 1 और 2 को मिला के, 4 और 5 को मिला के हम एक लेंस फॉर्मूला यूज कर लेंगे आगे। तो इसका मतलब 3 चीजें हो गई, पहले लेंस, फिर मिरर, फिर लेंस, ये कर। जैसे एक और एग्जांपल बताओ।
एक एग्जांपल और बताओ। ये एक स्लैब है, ये एक लेंस है, और ये एक मिरर है, और मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दूँ, तो बताओ टोटल कितने स्टेप्स होंगे? बताओ। टोटल स्टेप्स कितने होंगे? 9 होंगे, हाँ बिल्कुल सही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। समझ में आ गया? बताओ, जो है टोटल 9 स्टेप्स होंगे, लेकिन जो रिड्यूस्ड होंगे, इसको आगे चल के ना मैं एक स्लैब फॉर्मूला भी बना लूंगा। पहले स्लैब मिलेगी, फिर लेंस मिलेगा, फिर मिरर मिलेगा, फिर लेंस मिलेगा, फिर स्लैब मिलेगी। तो इसका मतलब जो रिड्यूस्ड स्टेप्स होंगे वो होंगे 5। बताओ क्लियर हो या नहीं हुआ? टन में बता बेटा, जो है क्लियर हुआ या नहीं हुआ बेटा? बता जो है क्लियर हो गया ना? तो ये हो गया जो है। अब चलते हैं 6th। ऑब्जेक्ट किसे कहोगे? इमेज किसे कहोगे? रियल किसे कहोगे? और वर्चुअल किसे कहोगे? पहला पॉइंट है, ध्यान से देखना। बिफोर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन, रेज जहां पे मीट हो रही है या एपियर टू मीट हो रही है, उसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। बिफोर R1 और R2, रेज जहां पे मीट हो रही है और एपियर टू मीट हो रही है, एपियर टू मीट, मैंने तुमसे कहा उसको हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट बोलेंगे। अभी फिगर बनाऊंगा तब समझ में आ जाएगा, हाँ ध्यान रखना। सेकंड, आफ्टर R1 और R2, R1 मैंने रिफ्लेक्शन को बोला था, R2 मैंने रिफ्रैक्शन को बोला था, जहां पे ध्यान रखना जो है वो जहां पे मीट हो रही है या अपीयर टू मीट हो रही है, उसको हम क्या बोलेंगे? इमेज बोलेंगे। बताओ ये पॉइंट पहले क्लियर हो गया? ये बताओ, ऑब्जेक्ट और इमेज का ये पॉइंट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? R1 और R2 से पहले रेज जहां पे मीट हो रही है, अपीयर टू मीट हो रही है, वो ऑब्जेक्ट, और आफ्टर जो हो रही है वो उसको क्या बोलेंगे? इमेज बोलेंगे। तीसरी बात, अगर डार्क लाइंस मीट हो रही हैं तो वो रियल हो गया, और अगर डॉटेड लाइंस कहीं पे मीट हो रही हैं तो वो वर्चुअल हो गया। बताओ क्लियर है या नहीं है? अगर डार्क लाइंस कहीं पे मीट होती हैं तो वो हो गया रियल, और डॉटेड लाइंस कहीं पे अगर मीट होती है तो वो क्या हो गया? वर्चुअल हो गया। अब फिगर बताऊंगा, उससे बताते हुए चलना, हाँ। ये एक प्लेन मिरर है, यहाँ पे कुछ रखा है, अभी तुम बताओगे कि क्या रखा हुआ है। यहाँ से रेज ऐसे चल रही है और ये रिफ्लेक्ट हो जा रही है।
और जब मैं ये रिफ्लेक्टेड रेज को पीछे एक्सटेंड कर रहा हूं तो डॉटेड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मीट हो रही है। अब ये बताओ यहाँ पे क्या है बेटा, ये बताओ ऑब्जेक्ट या इमेज, बताओ यहाँ पे क्या है, बताओ ऑब्जेक्ट या इमेज, बताओ यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है या इमेज, बताओ यहाँ पे बताओ क्या है, ऑब्जेक्ट है इमेज है, ऑब्जेक्ट है बेटा। मैंने तुमसे कहा था रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन से पहले जो है। और ये बताओ यहाँ पे क्या है बेटा, ये बताओ यहाँ पे क्या है, इमेज। और एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट तुम्हें रियल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बताओ। क्योंकि डार्क लाइंस मीट हो रही हैं। और इमेज कैसी दिख रही है, बताओ। इमेज दिख रही होगी वर्चुअल। क्लियर हो गया? इसमें थोड़ा 3-4 क्वेश्चन करेंगे तब क्लियर होगा थोड़ी। रेज कहीं से पीछे से आ रही थी, कहां से आ रही थी उससे तुम्हें मतलब नहीं है, ठीक है। कहीं से पीछे से आ रही थी, इसका मतलब इनको अगर मैं मिरर के पीछे एक्सटेंड करता तो ये होती कहीं, फिर ये रिफ्लेक्ट हो गई और यहां मिल गई। अब ये बताओ यहां पे क्या होगा, बताओ यहां पे बताओ ऑब्जेक्ट है या इमेज है, बताओ जो मैं बना रहा हूं यहां पे क्या है बेटा, ये बताओ यहां पे क्या है। नहीं, ऑब्जेक्ट है। क्योंकि रिफ्लेक्शन से पहले जो रेज है वो यहां पे मीट कर रही है बेटा, जो रिफ्लेक्शन से पहले जो रेज है वो यहां पे मीट कर रही है। और यहां पे क्या है जरा बताओ, यहां पे क्या है जरा बताओ, यहां पे क्या है, इमेज। और अब के तुम्हें ऑब्जेक्ट लग रहा होगा वर्चुअल, और इमेज दिख रही होगी रियल। बताओ कुछ समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है, बताओ बताओ बेटा जो है। रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन से पहले, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन से पहले रेज जहां पे मीट होती है या एपियर टू मीट होती है उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्रैक्शन के बाद रेज जहां पे मीट होती है या एपियर टू मीट होती है तो उसको हम बोलते हैं इमेज। और अगर डार्क लाइंस मीट हो रही हैं तो उसको रियल, और अगर डॉटेड लाइंस मीट हो रही है तो उसको वर्चुअल। अब एक रियल प्रॉब्लम जैसे करता हूं, देखो क्या है। जैसे मान लो यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा होता, हाँ, ये ऐसे आया, इसको इधर मिलना था कहीं, लेकिन ये मिल पाता उसके पहले ही तुमने एक कनकेव मिरर रख दिया। ध्यान से देखना बेटा, ये रख दिया तुमने कनकेव मिरर। तो इसका मतलब अब जो इस लाइन को तुम दिखाओगे ना, ये डॉटेड दिखाओगे, फिर ये लाइंस तुम्हें डॉटेड दिखानी पड़ेगी। और फिर ये लाइंस यहीं से ऐसे मुड़ जाएंगी। इसके आगे की कहानी नहीं कर रहा हूं, बस यहीं तक कर दे रहा हूं, ठीक है। अब ध्यान से देखना बेटा जो है, यहाँ पे ये इमेज 1 बनी होती और ये इमेज 2 बनी होती। अब फॉर लेंस, अगर ये तुम समझ गए तो सब समझ गए, बस हो गया। फॉर लेंस ऑब्जेक्ट तो रियल था, और जो I1 है वो भी रियल रही होती। पहले ये बताओ ये क्लियर है कि नहीं, बताओ बेटा। केवल लेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, मिरर को भूल जाओ, कुछ समय के लिए भूल जाओ बेटा जो है, कुछ समय के लिए मिरर को भूल जाओ। तो ये बताओ कि
रियल लेंस के लिए ऑब्जेक्ट रियल था और I1 क्या था, ये भी रियल होता, लेकिन ये जो I1 है ये मिरर के लिए, फॉर मिरर, एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। बताओ ये पॉइंट क्लियर हुआ? ये बताओ ये जो I1 बन रही है वो मिरर के लिए किसका काम कर रही है बताओ, जो है वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। और उसके बाद जो I2 बन रही है वो फिर रियल बन रही है। बताओ ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बताओ जोशी, बता बेटा, जो है ऑब्जेक्ट सबसे पहले रियल था, उससे लेंस से जो इमेज बनी वो लेंस के लिए रियल थी, लेकिन उसने मिरर के लिए किसका काम किया बताओ, जो है मिरर के लिए उसने वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम किया, और फिर उससे जो इमेज बनी I2 वो अल्टीमेटली क्या बनी बताओ, जो है वो फिर से रियल बन गई। ऐसे, ठीक। बाकी कल एक और एग्जांपल से समझा दूंगा, फिर मिलते हैं कल। ओके, बाय एंड थैंक यू।